हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकर पाथ। मेरा नाम आयुष है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा एनालिसिस जो कि दिसंबर 13 शिफ्ट 4 का रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज किया टेलीग्राम पे कि भैया आप भी 4 शिफ्ट का पेपर दिए हैं, तो आपका क्या एनालिसिस रहा है इस पेपर को लेके, आपको क्या लेवल लगे हैं इस पेपर के, आपके अटेम्प्ट्स क्या हुए हैं, आपके मिस्टेक्स क्या हुए हैं, मेरे ये अटेम्प्ट्स रहे तो क्या हम सेफ जोन में हैं कि नहीं है। आप इंडिविजुअली एक एक बच्चे को बताना कि क्या सही और क्या गलत है, दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो मैं उन बच्चों को क्लेरिफाई भी करूंगा और उन लोग के मन के डाउट्स भी क्लियर करूंगा कि उन्हें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या उन लोग के अटेम्प्ट्स सेफ जोन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहली पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कितने कितने नंबर्स के आए थे। दूसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगा मेरे मिस्टेक्स और मेरे अटेम्प्ट्स क्या रहे हैं। और तीसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि कुछ स्टेट्स के जो कट ऑफ मेरे को लगते प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज में होंगे, मैं वो बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले पार्ट पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं आरआरबी क्लर्क में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक क्वांट होता है और एक रीजनिंग होता है। उनके सारे जितने क्वेश्चंस आए थे सब इसमें है। तो जैसे सिंप्लीफिकेशन आए थे, बहुत ज़्यादा इजी आए थे। मैंने 4 साढ़े 4 मिनट में 15 क्वेश्चंस बड़े आराम से कर लिए थे। मिसिंग के मैंने 2.5 मिनट में किए थे क्वेश्चंस। ये जो एक सेक्शन है डेटा इंटरप्रिटेशंस का, इसमें ओडीआई और मार्क का 2 डीआई आया था। दोनों डीआई ही एक ऐसा चीज़ था जो मैथ को कहीं ना कहीं मॉडरेट बना रहा था। थोड़ा टाइम टेकन था क्योंकि क्वेश्चंस बहुत प्यारे, बहुत अच्छे से प्लॉट किए गए थे, बड़े क्वेश्चंस भी थे तो टाइम टेकन भी था। तो ये जो सेक्शन है मैथ का, ये इसको मॉडरेट बनाता है। बाकी सारे जितने ये थे, ये इजी थे, ये इजी थे। अर्थमेटिक में ऑलमोस्ट सारे अर्थमेटिक इजी ही थे, कोई कैलकुलेटिव नहीं था। एक जगह जो मेरे से गलती हुआ वो ये हुआ कि इसमें एक 4 कंसेक्यूटिव बन रहा था, 5 के मल्टीपल्स थे ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस में मैंने सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट 16 मिनट में कर लिए थे। मेरे पास 4 मिनट लेफ्ट थे और मैं जब इस क्वेश्चन पे पहुंचा, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं इसको 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 कर दिया, जिससे मेरा आंसर निकला था 40। और इत्तेफाक था कि ये प्लानिंग थी एग्जामिनर की कि 40 एकदम ऊपर ही टॉप पे दिख रहा था। मैंने इसको टिक किया और आगे बढ़ गया। मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैंने पूरे क्वेश्चंस को बड़े आराम से 17 मिनट के अंदर अंदर करके हटा दिया था। 3 मिनट में केवल बैठा था, इवन मैं बैठा नहीं था, मैं जाके सिंप्लीफिकेशन को रीचेक कर रहा था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन में लगता है कि हमने सही किया बट कुछ कुछ मिस्टेक सिल्ली से होते हैं, तो मैं इसको चेक कर रहा था। बट जब मैं टेम्पो में बैठा तो देन आई रियलाइज कि यार वो 4 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 थे, ना कि 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 थे। फिर मैं अपने एक दोस्त से पूछा, वो उसने बोला कि 4 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 थे। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। बाकी हाँ, सारे जितने भी क्वेश्चन है उसमें 100% एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी है बिना कोई डाउट के। फिर ये क्वांट हो गया। फिर रीजनिंग। रीजनिंग में क्या हुआ कि मैंने पहला पजल उठाया, बड़े आराम से किया, दूसरा भी बहुत इजी था, तीसरा भी बहुत इजी था। ऑर्डर रैंकिंग जो था, मेनली बच्चों का फंसा होगा बट मेरा नहीं फंसा था, क्योंकि मैं संजय भैया से पढ़ता हूँ तो वो बहुत सारे केसेस बनाना सिखाते हैं, तो मेरे 1 गो में हुए थे। मैं जब बाहर निकला तो बहुत बच्चों से मेरी बातें हुई, वो बोले कि भैया ऑर्डर रैंकिंग क्या बढ़िया दिया था। बट मेरे को कुछ इसमें लगा ही नहीं ऐसा कि इसको मैं बढ़िया बोलूं। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सिंगल केस में बनाने की कोशिश करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। और हमें जिस सर से हम पढ़ते हैं, जिनको हम भैया बोलते हैं, जैसे संजय भैया से मैं पढ़ता हूँ, द आर्ट ऑफ रीजनिंग पे वो पढ़ाते हैं, यूट्यूब चैनल उनका, वो केसेस बनाना सिखाए हुए इसमें। उस केसेस से मैं 2 केसेस बनाया और बड़े आराम से मैंने ऑर्डर रैंकिंग को खत्म कर दिया विद इन अ टाइम। मेरे को पता नहीं चला कि ये ऐसा क्वेश्चन था जो बच्चे को ट्रिकी लग रहा है एग्जाम में बैठ के, वो मेरे को इजी लगे। तो मैं ये बहुत आराम से सारी किया। कोडिंग डिकोडिंग थोड़े से लेंदी थे, क्योंकि 3 भी पूछा था, एक बार 2 भी पूछा था, और एक जो अननोन कोड होते हैं उसको कोड दे के भी एक तो पूछा था। तो ये काफी बढ़िया बनाया था, ये भी इसमें टाइम टेकन था बस। डिस्टेंस डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ईजी थे, तुरंत बन गए। मीनिंगफुल वर्ड, इससे मेरा एक अलग दुश्मनी है भाई। ये मॉक्स में इतने आराम से दिमाग में आता और एग्जाम में उतना ही नहीं आता। मैं इसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी सब लगा दिया। मेरे एक आए नंबर, इसमें एक बन रहे थे मेरे, और वो था आइकन। लेकिन एक्चुअल में जब आइकन बन रहे तो पॉइंट भी बनेंगे, तो मैं ये देखा ही नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरा एक ये गलती हुआ, मेजर गलती यहाँ पे ये। और इसमें जाके एक ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुआ। और ये रियलाइजेशन मेरे कब हुआ है, जब मैं टेम्पो पे बैठा था, सडनली मेरे दिमाग में ये चीज रिकॉल होता है कि भाई अगर आइकन बन सकता है तो कॉइन भी बन सकता है। और एग्जाम में वो एक भी नहीं आ रहा था मेरे को। सडनली मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई आइकन हो सकता है, और जैसे मैं सोचा कि आइकन हो सकता है, मैं जाके टिक लगाया, तो मेरे पास आई थिंक 40 सेकंड बचे थे, क्योंकि मैंने इसको भी आई थिंक 15 मिनट में कर लिया, 15 से 16 मिनट में पूरे रीजनिंग खत्म किए थे। मेरे पास बहुत टाइम बचे थे, बट मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। रीजनिंग की इतना अच्छी एक्यूरेसी मेरी हमेशा रहती है रीजनिंग में। तो उसके बाद क्या होता है कि मेरे पास 40 सेकंड बचते, तो देन आई रियलाइज कि भाई आइकन बन रहा है, आइकन बन रहा। तो फिर थर्ड बताना था, तो ओ था। तो थर्ड बताना था तो सी था, आई थिंक थर्ड बताना था कि सेकंड बताना था, तो ओ लगाना था मेरे को। मैं गया इस क्वेश्चन को ढूंढा पूरे में से, तब मेरे को मिला, तो मैं आइकन पे टिक करके चला आया आइकन के अकॉर्डिंग। बट बाहर निकला तो पता लगा कॉइन भी है।
और मैं इतना शॉक्ड था कि भाई इतने छोटे वर्ड्स जो कि मेरे को समझ में ही नहीं आया उस टाइम पे। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती हुई और एक यहाँ पे कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 जो थे, वो बहुत बड़ा, ये 2 ब्लंडर मैंने एग्ज़ाम में किया। और बाकी मैंने सही बताऊँ तो मैं 8 मिनट पहले दोनों सेक्शन को खत्म करके आराम से बैठा था। 3 से 4 मिनट क्वांट में और रीजनिंग में तो ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट था। ऑल ओवर कह सकते हो कि 12 से 14 मिनट में आराम से बैठा था। कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, बट 2 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ, इवन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ। मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वो 80 आउट ऑफ 80 रहे हैं, बट द मोमेंट आई रियलाइज़ कि मेरे ये 2 क्वेश्चन गलत हुए तो वो 77.50 हो गया, जो कि एक डिसेंट अटेम्प्ट है, बट 80 आउट ऑफ 80 इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। तो ये बहुत मेरे को गिल्ट फील करा है, बहुत सारा मेरे को ऐसा थॉट्स आ रहे थे कि मेरे 77.5 हो गए, अब कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और भी मिस्टेक्स हो मेरे से, सिली मिस्टेक्स दो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहे बट एक्चुअल में हुए हैं एग्जाम में बैठ के। बट आई थिंक नहीं हुए हैं कुछ भी मिस्टेक्स, बट लेट्स सी कि क्या होता है। ये बताना बस आपको था कि देखो आप कितने भी प्रिपेयर रहो एग्जाम में, बट जो एक ह्यूमन एरर होता है वो होगा, वो होगा। हर क्वेश्चन आपके सही हो ये जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ जो बच्चे बोल के आ रहे हैं कि भैया मैंने 80 किया 100% एक्यूरेसी के साथ बता के आ रहे हैं, वो लोग को रियलाइजेशन नहीं हो रहा होगा, बट एक्चुअल में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वो लोग के भी गलत हो रहे होंगे। एट द एंड वो लोग नॉर्मलाइजेशन को पार्ट बताएंगे कि दैट वाज द मिस्टेक ऑफ नॉर्मलाइजेशन, वरना 80 आउट ऑफ 80 होता, बट एक्चुअल में मिस्टेक लोग करते हैं। ये मुझे रियलाइज हो गया, मुझे रिकॉल हो गया, देन आई गॉट टू नो अबाउट इट कि मैं 2 क्वेश्चन गलत किया। अब मेरा 77.50 आएगा तो मैं नॉर्मलाइजेशन को नहीं ब्लेम कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि भाई क्या मेरी गलतियां हुई। तो ये सारे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि एकदम एग्जैक्ट हैं, जितने आए थे और जिस तरीके से आए थे सारे मैंने बता दिया। जहां मैं फंसा और जहां मेरे को लगा कि बच्चे फंसे बट वो फंसने वाला क्वेश्चन नहीं था, वो सब भी बता दिया किस सर से पढ़ना है। आपको अगर ये सब जानना है कि मैं किस सर से पढ़ता हूँ, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सब सारे, तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बता दूंगा कि मैं किस सर से पढ़ता हूँ और कब कब कैसे कैसे क्लासेस में उन लोग की करता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस रहे हैं फोर्थ शिफ्ट के। अगर आप लोग को स्क्रीन शॉट लेना तो आप लोग ले सकते हो। सो गाइज, ये वीडियो का लास्ट पार्ट है जो कि कट ऑफ पे डिस्कशन है। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश का पिछली बार का कट ऑफ गया था 69.75, इस बार का जो कट ऑफ जाएगा वो 70 से 72 जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वैकेंसी भी कम हुए हैं, और पिछली बार क्या हुआ था कि चेंज हुआ था तो बच्चे प्रिपेयर नहीं थे, बट इस बार प्रिपेयर होके काफी अच्छे हाई अटेम्प्ट्स लेके बच्चे गए हैं यूपी के। तो कहीं ना कहीं पक्का ये है कि जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब महाराष्ट्र का देख लो, महाराष्ट्र का 72.50 है, जो कि ये भी बढ़ेगा क्योंकि इसके भी सीट्स कम हुए हैं, और डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि वही सेम फीलिंग इसके साथ भी अटैच्ड है कि भाई बच्चे इस बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छा किए हैं। वेस्ट बंगाल का तो क्या ही बोलेंगे, उसमें पिछली बार चेंज हुआ था फिर भी इतने बढ़िया कट ऑफ दिखे थे जो कि रेगुलर उत्तर प्रदेश में दिखते हैं हर साल। उसके बाद अगर ये दिखे हैं तो ये चीज़ है, और उसके साथ साथ वैकेंसी भी डाउन गई। इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली 1 से 2 नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। तो जो बच्चे इसके बीच में अटेम्प्ट किए हुए हैं तो वो सेफ जोन में, जैसे उत्तर प्रदेश में जो बच्चे 70 से 72 पे किए हुए हैं, लेकिन देखो प्रोवाइडेड दैट 70, 71 और 72 और 73 वाले और 74 वाले, ये सब बच्चे को 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर 100% एक्यूरेसी नहीं है तो यू कैन सी एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, जो कि आने वाला है कुछ महीनों में, आ गया है न्यूज में। उसके बाद देखो बिहार का 66 पिछली बार गया था, इस बार तो वैकेंसी भी काफी अच्छे हाई हुए हैं, तो इस बार तो कट ऑफ गिरेगा। कट ऑफ गिरेगा तो कट ऑफ बराबर होगा, बस उससे ज्यादा उठेगा नहीं कट ऑफ, ये तो 100% श्योरिटी है। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 70 पिछली बार गए थे कट ऑफ, इस बार 67 से 70 जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं, जो कि ये प्लस पॉइंट है, इसकी वजह से इसमें ज्यादा चेंजमेंट नहीं आएगा। भले से इसमें बच्चे कितने भी अच्छे अटेम्प्ट किए इसी के रेंज में जाएगा। अगर बच्चे इतने, आप लोग इतना अटेम्प्ट किए हो तो यू कैन सी फॉर द मेंस, आप मेंस के लिए देख सकते हो। देखो ये बात हुआ कितने कट ऑफ होंगे क्या नहीं होंगे। अब जो रियलिटी बात है वो सुनो। बेवकूफ हो जो तुम ये सब देखने के चक्कर में परेशान हो, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो इस ट्रैप में बच्चे फंसते हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यहाँ पे कोई आरआरबी का चेयरमैन नहीं बैठा है जो बता देगा क्या कट ऑफ आएगा क्या नहीं आएगा। कट ऑफ एक आरआरबी के हाथ में होता है, वो किसी का प्रिडिक्शंस का मोहताज नहीं होता। पहली बात तो ये है। जो बच्चे ये सोचते हैं, जो बच्चे मेरे पास भी आए ये पूछने के लिए कि क्या कट ऑफ रहेगा क्या ये रहेगा, ये सबसे गलत बात है। मेंस की प्रिपरेशन नंबर से नहीं होती, आप कितने अटेम्प्ट की हो उससे नहीं होती। मेंस की प्रिपरेशन होती है कि आपको बैंकर बनना है कि नहीं बनना है, उससे होती है। अगर आपको बैंकर बनना है इट मीन्स कि आपको मेंस क्लियर करना होगा, चाहे वो आरआरबी का करो, चाहे वो एसबीआई का करो, चाहे वो आईबीपीएस का करो। तीनों में से किसी ना किसी एक मेंस को आपको क्लियर करना, अगर आपको बैंकर बनना है तो। अगर आपका गोल इसके थ्रू होते हुए जा रहा है देन इट प्लेज अ मेन रोल
तो इससे भागो मत। बहुत सारे बच्चों को तो आप लोग देखोगे कि प्री होने के बाद ये सोचते हैं कि क्या प्रिडिक्शन है, देख लेते हैं, प्री का वेट करते हैं, रिजल्ट आ जाए तब जाके मेंस पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी गलती काम है। अगर सही बोलो तो ऐसे बहुत सारे बच्चे बेवकूफ हैं जो इस ट्रैप में फंसते हैं और सोचते हैं कि मेरा जो अटेम्प्ट है वो कम है, हमें मेंस नहीं पढ़ना चाहिए। मेंस पढ़ना चाहिए क्योंकि मेंस इन फ्यूचर आपकी बहुत हेल्प करेगा आपको बैंकर बनाने में। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा कट ऑफ से डाउन गया है नंबर, हम नहीं करें मेंस, आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आप प्री भी क्लियर कर लोगे तो भी मेंस में जाके फंसोगे, मेंस से बाहर हो जाओगे। अगर आप प्री निकाल के एंजॉय करोगे तो ये जान लो कि मेंस आपको रुलाएगा ही रुलाएगा, और बहुत रुलाएगा। तो आप परेशान हो जाओगे। बहुत सारे बच्चों को आप सुनोगे जो बोले होंगे कि मैंने 10 मेंस दे रखा लेकिन मेरा एक भी मेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेंस चाहता है कि आप उससे दोस्ती करो, तब जाके वो आपको वो सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आप वेट कर रहे हो कि भाई कोई हमको ये बता दे कि कितना नंबर हुआ है, कितना नंबर नहीं हुआ है, क्या मेरे को मेंस की तैयारी करें, तुम क्यों पूछ रहे हो भाई? तुम अपना प्रिपेयर करो ना, तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? आने वाले अभी कोई प्री नहीं है तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रिपरेशन के लिए कि तुम चुपचाप से मेंस पढ़ो। आंख मूंद करके मेंस पढ़ो, इसमें काम नहीं आएगा तो किसी और में काम आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई हमें बता दो एग्जैक्ट नंबर, और आप जा जाके हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे ये ढूंढ रहे हो कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं होगा, ये सबसे बेवकूफी वाला काम कर रहे हो। अगर आप ये जाके सब जगह देख रहे हैं, लोग आएंगे ऐसे ही कुछ कट ऑफ बताएंगे और व्यूज लेके आपसे चले जाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। शांति से अगर आपके प्री हो गए हैं और आपके प्री ठीक गए हैं या नहीं गए हैं, और आपके आने वाले कोई भी एग्जाम प्री नहीं है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप मेंस पे 1.5 महीने अच्छे से फोकस करके, जब तक आरआरबी क्लर्क का प्री का रिजल्ट नहीं आता तब तक ऐसा सोच के कि मेरा प्री होगा, ये सोच के आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इन सब नंबरों में मत फंसो। अगर आपको चाहिए कि आप बैंकर बन जाओ, आपकी मेंस की तैयारी बढ़िया रहेगी तो एक प्री निकालोगे अगले साल और उसी का मेंस निकाल के आप बैंकर बन चुके होगे। अगर आपकी मेंस की तैयारी बेकार होगी तो आप 6 के 6 प्री निकालोगे लेकिन मेंस में रह जाओगे और बाद में कोसोगे कि काश मैं मेंस पढ़ लेता। यही टाइम है जो मेंस को आपको इनहेंस कर सकते हो, क्योंकि जब एग्जाम आएगा फिर से तो आपको मेंस पढ़ने का 1 मिनट टाइम नहीं मिलेगा। ये उससे पूछो जिसके 5 5 प्री इस बार क्लियर किया हुआ है, उसको 1 मिनट टाइम नहीं मिलता कि वो फिर से फोकस कर सके कि मेंस में आता क्या है। क्योंकि करंट अफेयर भी आ जाता है, आरआरबी देखोगे तो आपका कंप्यूटर भी आ जाएगा। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, चुपचाप से आंख मूंद करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। बी इन अ डिसिप्लिन। आपको मेंस पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे आपका हो रहा हो, चाहे आप 25 अटेम्प्ट की हो, चाहे आप 2 अटेम्प्ट की हो, चाहे आप 5 अटेम्प्ट की हो, दैट डजेंट मैटर। आपको मेंस पढ़ना है तो मेंस पढ़ना है। अगर ये बात नहीं मानोगे तो इन फ्यूचर आपको टाइम मजबूर करेगा ये बात मानने को, लेकिन मानना पड़ेगा आपको ये बात, तभी आप बैंकर बनोगे। इसके साथ मैं रैप अप करता हूँ, इन सब चक्करों में पढ़ना बंद कर दो। ठीक है? अब रैप अप करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या तो स्कोर कार्ड के साथ, या तो अगर आप लोग मैसेज करोगे नीचे कि हम किस सर से पढ़ते हैं, क्या मेरा स्ट्रैटेजी रहता है पढ़ने का हर सब्जेक्ट का, तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा इन अपकमिंग वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।